गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे विकृति और प्रतिबल के बीच में संबंधों की, अर्थात हुक्स के लॉ की। हुक का जो नियम है उसकी, व्हाट इज द हुक्स लॉ। उससे पहले अपन कल के जो लेक्चर थे उसमें अपन ने प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज अपन जो विकृति है, स्ट्रेन है, वो 3 प्रकार की हैं और तीनों के बारी बारी से उनके डेरिवेशन देखते हैं कि किस प्रकार से उनको मैथमेटिकली डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वह अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति की। तो जो अनुदैर्ध्य विकृति है वह क्या होती है, देखिए कि एक कोई एल लंबाई का तार है और उसे एक सिरे को उससे बांध दिया गया है, दूसरा सिरा उसका खाली है, फ्री है। अगर उस पर अपन बल लगाते हैं, अब यह बल अपन कोई भी वजन लटका के इस पर भार अप्लाई करके लगा सकते हैं, या इसे फोर्स आप इसे खींच के पुल करके लगाया जा सकता है। तो जैसे इस पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने के बाद में इस तार की लंबाई में परिवर्तन होता है। पहले जो तार की लंबाई थी वो थी एल, अब इस तार की नई जो लंबाई है वो हो गई है एल प्लस डेल्टा एल, अर्थात डेल्टा एल परिवर्तन हो गया है। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना है? डेल्टा एल, और मूल लंबाई कितनी है? एल। तो अनुदैर्ध्य जो विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति है वह हो जाएगी डेल्टा एल बटे एल। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एल बटे एल जो है वह एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं m0 l0 t0 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ठीक ऐसे ही अपन एक्सप्लेन करेंगे आयतन विकृति को। तो आयतन विकृति या वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करने के लिए देखिए, एक कोई भी त्रिविमीय वस्तु है, उसके प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर बल लगाया जाता है। तो प्रत्येक पृष्ठ पर बल लगाया जाता है तो उसके पृष्ठों पर बल के कारण से उसमें संकुचन या कंप्रेशन उत्पन्न होता है। इसके कारण से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, और वह जो आयतन, उसका मूल जो आयतन है वह मान लीजिए v है, और उसके आयतन में परिवर्तन है वो डेल्टा v है। अर्थात बल लगाने से पहले का आयतन तो v था, और बल लगाने के बाद का आयतन हो गया डेल्टा v माइनस डेल्टा v। अब आयतन विकृति क्या होगी? डेल्टा v बटे v, अर्थात आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन, ये हो गया। ओके, तो इसे अपन आयतन विकृति के रूप में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा है अपरूपण विकृति। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अपरूपण विकृति है वह लंबाई और आयतन में परिवर्तन से संबंधित नहीं है। वह किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, वह डिफॉर्म हो जाती है, वस्तु वह विरूपित हो जाती है, उसका रूप है वह बिगड़ जाता है। तो देखिए कोई भी एक त्रिविमीय आकृति है, सपोज यही त्रिविमीय आकृति लीजिए, और इसके ऊपरी सतह पर, इस सतह पर बल लगाइए, और जो निचली सतह है उसको फिक्स रखिए। जब इस ऊपरी सतह पर बल लगाएंगे तो यह ऊपरी सतह ऊपर की ओर या आगे की तरफ खिसकेगी, और यह रहेगी नियत। तो जो नई सतह है वो इस प्रकार से बन जाएगी। तो देखिए ये नई सतह इस प्रकार से बन जाती है, तो ये नई सतह बन गई। तो इनके बीच में जो कोण है वह फाई बन जाता है। ये ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये साइड व्यू देखेंगे तो ये साइड व्यू ये है, ये पुराने वाला सतह है, और जब इसके ऊपर बल लगाया जाता है F, तो बल लगाने के कारण से जो नई सतह बनती है वह इस प्रकार से वस्तु विरूपित हो गई है। अब देखिए पुराने वाली सतह है ABCD, और जो नई सतह बनती है वो ABCD'। तो इसका जो बॉटम पार्ट है वह तो नियत था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस वस्तु में देखिए यहाँ पर यह लंबाई L ही है, लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ ना वो डेल्टा L हुआ है, और ये एक कोण बन गया है, इसे अपन बोलते हैं फाई, अपरूपण कोण। तो अपरूपण कोण है वह विकृत वस्तु की जो वस्तु उसकी विकृति को बताएगा, कितना उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना विरूपण उत्पन्न हुआ है। तो वह जो अपरूपण है वह विकृति के रूप में लिखा जाएगा, और वह विकृति अपन लिख सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन कितना है वस्तु में, ये डेल्टा एल के रूप में, और मूल कितनी लंबाई है? एल, डेल्टा एल बटे एल।
ठीक इसे अपन अपरूपण विकृति को फाई कौन से दिखाएंगे, तो फाई यहाँ पर देखिए टेन फाई के रूप में दिखाया जाएगा कि इसमें जो फाई है वह कितना अपरूपण हुआ है। तो यहाँ पर जो अपन टेन को टेंजेंशियल एंगल के रूप में लिखते हैं, तो उसको अपन लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए जो लंब है वह हो गया है डी डैश ये वाला, और आधार हो गया है वह ए डी ये वाला। तो यह भी एल ही है और डेल्टा एल ये लंबाई है, क्योंकि ये क्यूबिक रूप में अपने घन के रूप में लिया था, तो ये इसकी भुजाओं शायद बराबर होंगी। ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, परिवर्तन ये हुआ है। तो देखिए डेल्टा एल बटे एल, अर्थात कि जो अपरूपण विकृति है उसको अपन लिख सकते हैं टेन फाई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। क्योंकि यह जो परिवर्तन होता है आकार में यह बहुत ही कम होता है। बहुत कम होने का मतलब है कि देखिए मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर थीटा का मान बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब यह जीरो नहीं है लेकिन जीरो के सन्निकट है, अप्रॉक्सीमेशन टू जीरो है, कि बहुत छोटा मान है। तो बहुत छोटा मान है, इस चक्कर में अपन इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अर्थात टेन फाई है उसको फाई के रूप में लिखा जा सकता है। तो तब मैं लिख दूंगा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल, अर्थात जो अपरूपण है वह कोण के रूप में, कोई भी वस्तु कितनी कोण पर अपरूपित हो गई है वह डेल्टा एल बटे एल के रूप में लिखा जाएगा। अर्थात जो अपरूपण विकृति है उसे एक प्रकार से अपन अनुदैर्ध्य विकृति के तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, उसको व्यवहार में ला सकते हैं। क्योंकि यह भी एक प्रकार की विमाहीन राशि है, क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात है, लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, इसलिए यह भी विमाहीन राशि ही है। अभी अपन बात करेंगे हुक्स लॉ या हुक का नियम, प्रत्यास्थता के लिए हुक का नियम। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे हुक, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी एक वस्तु ली, लंबाई के रूप में वस्तु ली, उस लंबाई के रूप में जो वस्तु अर्थात एक तार लिया, यूँ बोल सकते हैं, एक कोई रोड ली जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, और उस पर भार लगाया, उस पर बल लगाया, उस पर कोई वजन लटकाया। सपोज यह इस प्रकार से तार लिया और उस पर कोई वजन लटका दिया mg, और उस पर बल इतना बल लगाने के बाद में उसमें देखा कि उस वस्तु में कितना परिवर्तन हुआ है लंबाई में। तो वस्तु में जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसके सापेक्ष उसने अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात किया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या था? बल बटे क्षेत्रफल। तो उस वस्तु का व्यास मापा और व्यास से उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया और उस पर लगाया गया बल, इसके अनुपात से अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात कर लिया। उस वस्तु में कितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ, वो लंबाई में परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई दोनों देखा और इन दोनों का अनुपात निकाल के अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात कर ली। और ऐसे उसने बहुत बार इस चीज़ को रिपीट किया, बार बार में बल का मान बढ़ाता गया और बल का मान बढ़ाने के लिए इसके सापेक्ष उसने प्रतिबल और विकृति दोनों के बीच में अलग अलग रीडिंग्स ली और उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो उसने देखा कि जब रीडिंग ली यहाँ पर तो उसने प्रतिबल और यहाँ पर विकृति और यहाँ पर बल, तो बल का मान पहले 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन और यहाँ पर अलग अलग इसके मान ज्ञात किए प्रतिबल और विकृति के। तो उससे उसने ग्राफ प्लॉट किया तो देखा कि हर समय जब तक वह वस्तु प्रत्यास्थ सीमा में थी, प्रत्यास्थ सीमा का मतलब यह है कि उस पर बल हटाने पर वह अपने मूल रूप में वापस आ जाए, वस्तु प्रत्यास्थ सीमा में थी, तब तक किसी भी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती होता है। यही है हुक का नियम। हुक के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल बराबर एक नियतांक E बटे इंटू विकृति। अब यह E है, इसको लिख सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिखा है।
ई एक प्रकार का नियतांक है जिसे अपन समानुपाती नियतांक कहते हैं। अब ई की जो विमा है या ई के जो मात्रक हैं वो ठीक प्रतिबल जैसे ही हैं, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। और यह जो नियतांक है वह उस दी गई वस्तु के पदार्थ पर और ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप कम ज़्यादा करते हैं उसके सापेक्ष इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। और इस नियतांक को एक नाम दिया गया और उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था जो गुणांक, प्रत्यास्था के लिए गुणांक, यह इस ई को बोलते हैं एक प्रकार का नियतांक है। प्रत्यास्था गुणांक है वह प्रतिबल और विकृति दोनों का अनुपात के बराबर होता है। तो ई बराबर स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, और इसका एक ग्राफ प्लॉट किया गया। देखिए जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाया जाता है वैसे वैसे विकृति बढ़ती रहती है। प्रतिबल बढ़ाने का मतलब है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन बल जितना ज़्यादा होगा जितना अप्लाइड फोर्स होगा, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में लगता है साम्यावस्था के लिए, तो किसी भी वस्तु पर जितना ज़्यादा बल बढ़ाएंगे, उस वस्तु पर जितना ज़्यादा खिंचाव करेंगे उसमें, उतना ही ज़्यादा उसमें वस्तु में विकृति आती जाएगी और वह उसके समानुपाती होगी। लेकिन एक समय के बाद में जब वस्तु प्रत्यास्था सीमा के बाहर होती है तब यह नियम लागू नहीं होता और वस्तु के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट विरूपण उत्पन्न हो जाता है। फिर वस्तु बल हटाने पर अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाती है। और ठीक और ज़्यादा अगर प्रतिबल बढ़ाते हैं तो उसके बाद में वह वस्तु है वह वहाँ से टूट जाती है। अर्थात कोई भी आप तार लीजिए, प्लास्टिक रबर लीजिए, उसको एक सीमा के बाद में खींचेंगे तो वह टूट जाता है, तो वह उसका ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यह भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति से संबंधित, अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति दोनों का जो अनुपात है वह जिस प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है उसे y लिखते हैं और उसे बोलते हैं यंग मॉडुलस, यंग का प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग का प्रत्यास्था गुणांक y प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है। अब देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है बल बटे क्षेत्रफल, और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है, डेल्टा एल बटे एल। तो इसको अपन लिख सकते हैं y बराबर एफ बटे ए इंटू एल बटे डेल्टा एल। तो F क्या है, F है उस पर लगाया गया बल जिसे भार के रूप में mg वस्तु की लंबाई है तार की, L बटे अगर वह तार है वह गोलाकार है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बेलनाकार है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और लंबाई डेल्टा एल। तो ये किसी भी वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है। अर्थात किसी भी तार के ऊपर, अर्थात किसी भी वस्तु के ऊपर जिसकी को तार है जिसकी लंबाई एल है उस पर mg भार लटकाया जाता है और उस तार की त्रिज्या एल आर है, और mg भार लटकाने पर उस तार में परिवर्तन डेल्टा एल होता है। तो प्रत्यास्था जो गुणांक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक है, यंग का जो प्रत्यास्था गुणांक है वह हो जाएगा mg एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यह एक्सपेरिमेंट यंग के द्वारा किया गया था, स्पेशली विशेष तौर पर लंबाई से संबंधित एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी वस्तु है उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक जितना ज़्यादा होगा उतना ही वह वस्तु स्ट्रोंग होगी, उसमें इलास्टिसिटी एक प्रकार से कम होगी, यूँ मान सकते हैं अपन। तो डेल्टा एल कम होगा, अर्थात बल लगाने पर वस्तु में परिवर्तन कम होता है, तो डेल्टा एल का मान कम होगा। तो डेल्टा एल का मान जितना कम, लंबाई में परिवर्तन का मान जितना कम, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान उतना ज़्यादा। अगर कोई भी तार है या जो भी वस्तु है अगर वह मोटी ज़्यादा है, उसकी मोटाई ज़्यादा है, एक तो सिंपल सा एक यह तार लीजिए, एक यह तार लीजिए और यह एक तार लीजिए, 3 प्रकार के हैं सेम लंबाई के।
और उस पर समान रूप से बल लगाया जाता है, तो किस वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज़्यादा आएगा? देखिए, इसमें L का मान समान है, लेकिन डेल्टा L का मान भी अगर बल लगाएंगे तो वह भी अगर समान है, सपोज कीजिए, तो डेल्टा L का मान तीनों के लिए समान बल के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ पर बल लगाऊँ F, यहाँ पर बल लगाऊँ F, यहाँ पर बल लगाऊँ F, तो मोटाई अधिक होने के कारण से तीनों के लिए अलग, या लंबा, ये तार लंबाई पतला है, त्रिज्या कम है, तो इसमें डेल्टा L का मान ज़्यादा हो जाएगा। और यह तार मोटा है तो डेल्टा L का मान और कम, और ज़्यादा मोटा है तो डेल्टा L का मान और कम। अर्थात अपन कह सकते हैं R² और डेल्टा L वो एक प्रकार से इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई के अनुदिश जो प्रतिबल और विकृति होती है उससे संबंधित जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। आयतन से संबंधित है उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। अपरूपण से संबंधित है उसे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ये बाकी के और जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।